गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष शर्मा फ्रॉम सेमीगो इंटरनेशनल स्कूल अबोहर। और आज चर्चा करेंगे क्रिया पर, वर्ब पर। और क्रिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी जो कार्य होता है उसका होने का जब हमें बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। अर्थात हम जो भी काम करते हैं उसे हम क्रिया ही कहते हैं। अब काम जो है वह किस तरह के, जैसे उठना, बैठना, चलना, सांस लेना, ये सभी हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, इन क्रियाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्रिया को कितने रूपों में बांटा गया है, कौन कौन सी क्रिया होती है, कितने भाग हैं। तो आइए उन पर पढ़ते हैं। क्रिया को करने से पहले बात कर लेते हैं धातु पर, और आप सभी कर भी चुके हैं धातु। एक बार फिर से देख लीजिए। धातु, जब प्रत्यय किया था धातु मैंने करवाया था। क्रिया का मूल रूप है धातु। जब हमने प्रत्यय किया था मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार खा शब्द है, पी शब्द है, चल शब्द है, इस प्रकार इन सभी शब्दों के अंत में जब आप ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो यह एक सामान्य क्रिया के रूप में हम सभी के सामने आएगा। खाना, पीना और चलना। तो इस प्रकार से यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अर्थात जो आरंभिक बिंदु है, किसी क्रिया को आगे लेकर जाने की जो सीढ़ी है, उसी मूल रूप को हम धातु कहते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा अच्छे से, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से यह आप सभी के सामने धातु थी जी। अब बात करते हैं क्रिया के बंटवारे पर कि क्रिया को जो कितने रूपों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कर्म के आधार पर, उसके बाद में बात करेंगे संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर यदि बात करें तो क्रिया को दो रूपों में बांटा गया है, जिसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया पर हम बात करेंगे, और अन्य जो संरचना में जो है उन सभी पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिएगा, जितना ध्यान से वीडियो को देखेंगे अच्छे से समझ लेंगे, और जो हमारा डाउट सेशन होगा उसके अंदर हम आपके डाउट जो है उनको दूर कर देंगे। ध्यान से देख लेना। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पर लिखूंगा, उन एग्जाम्पल्स पर आपने ध्यान से बिल्कुल उसको देखना है, और उन एग्जाम्पल्स के आधार पे, उन उदाहरणों के आधार पर आपने इसको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्म के आधार पर, जिसमें हम कर्म पर चर्चा करने वाले हैं। कर्म क्या होता है? कर्म क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जा रही है वही कर्म है, जो काम कोई किया जा रहा है वही कर्म है। ठीक है, तो देखिए दो रूपों में बांटा गया है। सबसे पहला रूप है अकर्मक क्रिया। अकर्मक, उपसर्ग किए थे हम सभी ने, उपसर्ग में अ का हमने प्रयोग किया था, और इसका अर्थ जो था अ का वह था नहीं। जब मैंने लिखा असफल, अर्थात हम सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है उसे कहा गया अकर्मक। अब अकर्मक की उदाहरण मैं आप सभी को एक बता देता हूं। सीता गाती है। क्या गाती है? कर्म की बात हमने नहीं की। राम खा रहा है। क्या खा रहा है? हम नहीं जानते। मैंने खा लिया। क्या खा लिया? हमें नहीं पता है। अर्थात जहां पर हमें कर्म की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, जिस क्रिया में कर्म पर कोई भी फल नहीं पड़ेगा, उसी क्रिया को अकर्मक कहा जाएगा। अर्थात बिना कर्म के जो वाक्य आपको, जो क्रिया आपको मिलेगी, उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। और यदि बात कर लें सकर्मक की, तो सकर्मक भी ध्यान से देखिएगा। जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि क्या अंतर है दोनों में। सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक की बात कर लेते हैं। स की फिर से बात करूंगा, उपसर्ग की करवा चुका हूं आपको, क्योंकि मैं स उपसर्ग, अर्थ साथ, सफल फल के साथ, सपरिवार परिवार के साथ। तो इस प्रकार से स शब्द का प्रयोग यहां पर करें। ठीक है,
करा तो अभी बात कर लेते हैं आगे सकर्मक की एक उदाहरण की। क्या उदाहरण लें? उदाहरण ले लेते हैं, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। ठीक है, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। अब कर्म किस पर किया गया? छात्रों पर किया गया। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, क्रिया करी अध्यापक के द्वारा काम किया गया। किसके लिए किया गया? छात्र के लिए किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्म आपको दिखाई दिया, ठीक है ना। इसमें आपको कर्म दिखा कि अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, छात्र एक कर्म के रूप में आप सभी के सामने आया। परंतु अब अगर बात कर लें, मैंने यहाँ पर लिखा है एक कर्मक क्रिया, ठीक है, एक कर्म हमें यहाँ पर दिख गया, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, एक कर्म हमें दिख गया। यहाँ पर द्विकर्मक भी साथ में लिखा गया है। यदि यहाँ पर मैं लिख दूं अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया, तो क्या यह द्विकर्मक हो गया है? क्या यह द्विकर्मक हो गया? जी हाँ, यह द्विकर्मक हो गया है। अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया, छात्र व पाठ, दो कर्म हमें यहाँ पर दिखाई दिए गए। जब हमें दो कर्म दिखाई देंगे उन्हें द्विकर्म कहेंगे। जब एक कर्म हमें किसी एक वाक्य के अंदर दिखाई देगा उसे हम एक कर्मक कहेंगे। तो ये था कर्म पर आधारित अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, उसे अकर्मक कहा जाता है। और जिसमें कर्म का फल क्रिया पर पड़ेगा उसे सकर्मक कहेंगे। सकर्म क्रिया होती है दो प्रकार की, एक कर्मक व द्विकर्मक। जो उदाहरणें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं उन्हें ध्यान से लिख भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। जो आपकी व्याकरण की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए भी गए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा जी। तो ये था कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार के बाद में हम चलते हैं संरचना के आधार पर। संयुक्त क्रिया की बात करें, संयुक्त, अब संयुक्त क्रिया जो है इसकी यदि बात करें, सबसे पहले शब्द पर बात कर लें। अगर इसको जॉइंट कहूं तो गलत नहीं होगा। आप सभी जानते हैं जब हमने वर्ण विचार पाठ हमारा किया था उसमें मैंने आपको संयुक्त अक्षर करवाया था, जिसमें दो अक्षरों को जॉइंट किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसमें हम बात कर रहे थे त जमा र की और बन जाता था त्र। ठीक है, इस प्रकार हमने किया था। तो संयुक्त जो जॉइंट है। अब यहाँ पर हम दो क्रियाओं की बात करेंगे। क्रियाएं कौन कौन सी होगी? एक तो मूल क्रिया होगी या मुख्य कह लीजिए, एक तो होगी मुख्य क्रिया और एक होगी सहायक। ठीक है, दो क्रियाएं हम यहां पर पढ़ेंगे। मैंने लिखा, मैंने खाना खाया। खाना मुख्य क्रिया, खाया सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब आप सभी सुनते हैं, आप सभी ने हेल्पिंग वर्ब सुना है। मैं कहता हूं राम खाना खा रहा है। ये क्या है? खा रहा है। तो इस प्रकार से जब ये इकट्ठे आ जाएंगे, जब ये इकट्ठे आ जाएंगे तो इसे संयुक्त बोल दिया जाएगा। जब सहायक क्रिया और मूल क्रिया, जो मुख्य जो क्रिया है, यह इकट्ठे आ जाएंगे, एक ही वाक्य के अंदर एक साथ रहेंगे, तब हम इसे संयुक्त क्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं नाम धातु की। क्रिया में जब हम बात करें संज्ञा सर्वनाम विशेषण का रूप हमें दिखाई देगा, उसे हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। अब एक क्रिया यहां पर लिखते हैं बात। जब बात को हम बदल देंगे या किसी भी अन्य शब्द को हम बदल देंगे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में, किस प्रकार? बात बतियाना। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा मैंने बतियाना शब्द को मैंने यहां पर लिखा, इसी तरह से लात लतियाना। ठीक है,
इस प्रकार से तोतला, तुतलाना, हम बहुत सारे शब्दों को प्रयोग करके जब इस प्रकार का शब्द बनाएंगे बतियाना, उसे हम कहेंगे नाम धातु। नाम क्या होता है? संज्ञा होती है, और धातु के साथ हमने इसको जोड़ दिया, नाम धातु क्रिया। और देखा यहाँ पर बतियाना। तो आपसे पूछा जा सकता है हाथ, हाथ शब्द है, इसका नाम धातु बनाइए हथियाना, या हथियाना शब्द क्रिया का कौन सा रूप है? तो वह संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया का एक भाग रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणा शब्द, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेरणा की। हमारा जो जीवन है उसमें प्रेरणा का बहुत मोल है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेरणा की बहुत हमें ज़रूरत है। हमें कोई प्रेरित करता है, जब हमें कोई मोटिवेट करता है तब हम किसी कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। हमारे अंदर जो है एक दीप जलता है कि हम सोचते हैं कि हाँ, हमें किसी व्यक्ति ने अगर इस काम के लिए कहा है तो हम अच्छा कर सकते हैं और हम करेंगे, तो उसे कहा जाता है प्रेरणा। अब प्रेरणा की यदि बात कर लें तो यहाँ पर यह भी हमारे पास में दो प्रकार की है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, ये दो रूप हमारे पास में रहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के। प्रथम में यदि हम बात करें, जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वयं कर रहा है, मैं लिखता हूं राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा। राम आंतरिक रूप से प्रेरित हुआ, उसकी अंतरात्मा ने उसको आवाज दी कि राम तुम पाठ पढ़ो। आंतरिक रूप से जब प्रेरित हुआ, उसने पाठ को पढ़ा, उस पाठ से सीखा, अपने आप पढ़ लिया पाठ को। तो जब किसी व्यक्ति ने अपने आप किसी पाठ को पढ़ लिया है, उसकी आंतरिक प्रेरणा के कारण उसने उस पाठ को पढ़ लिया है, अपने मन से पढ़ लिया है, तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। जब स्वयं के द्वारा प्रेरित किया गया तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और बात कर लें द्वितीय की, द्वितीय की बात करें तो उसकी भी उदाहरण देखिए। अध्यापक ने राम से पाठ पढ़वाया, पढ़वाया, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, पढ़वाया। अब पहले वाले सेंटेंस में, जो पहले वाला जो वाक्य हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था कि उसकी आंतरिक प्रेरणा जब हुई, जब राम को लगा कि मुझे पाठ पढ़ना चाहिए, क्या वाक्य था? राम ने पाठ पढ़ा। ये उसकी आंतरिक प्रेरणा थी, अंदर से उसको लगा कि मेरे को पाठ पढ़ना चाहिए, मुझे इससे सीखना चाहिए, उसने पढ़ लिया पाठ को, उसको किसी ने बोला नहीं। परंतु यहाँ पर इस वाक्य में मैंने लिखा है अध्यापक ने राम से पाठ पढ़वाया। अब एक कक्षा थी जिसके अंदर राम एक बेंच पर बैठा हुआ था, अध्यापक ने बोला कि इसके बाद में राम आप इस पाठ का पठन करोगे, इस पाठ को आप पढ़ोगे। अब तो जब अध्यापक ने राम को प्रेरित किया पाठ पढ़ने के लिए, ठीक है, जब बाहर से एक फोर्स लगी राम के ऊपर, राम को बाहर से बोला गया कि राम आप पाठ पढ़ेंगे। राम ने अपने आप नहीं कहा था कि अध्यापक मैं पाठ पढ़ना चाहता हूँ, अध्यापक जी पाठ मैं पढ़ूंगा, राम ने नहीं बोला। अध्यापक ने राम से पाठ पढ़ने के लिए कहा, और जब उसने पाठ पढ़ा तो वह प्रेरणा किसके द्वारा दी गई? अध्यापक के द्वारा दी गई। बाहरी जो रूप से उसको प्रेरणा मिली, जब बाहरी रूप से जो प्रेरणा मिलती है उसको हम कहेंगे द्वितीय जो प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे कि जिस प्रकार उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा कि राम जो है, अध्यापक ने राम से पाठ पढ़वाया, दादाजी ने माली से पौधों को पानी दिलवाया, माताजी ने नौकरानी से खाना बनवाया। जब किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा एक प्रेरणा दी जाएगी और वह क्रिया होगी, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। और जब स्वयं आंतरिक रूप से जब कोई व्यक्ति प्रेरित होगा और किसी क्रिया को करेगा, उसे हम कहेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो आशा करता हूं आपने इसको समझ लिया होगा। फिर बात कर लेते हैं कृदंत की। कृदंत शब्द आपके लिए नया नहीं है, जब आपने प्रत्यय किए थे तब आपने कृदंत प्रत्यय के बारे में भी सुना था कि जब किसी प्रत्यय के जो किसी मूल शब्द के अंत में एक शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जिस प्रकार मैंने आपको लूटना शब्द करवाया था, झगड़ालू शब्द करवाया था, ठीक है। तो अभी अगर बात करें यहाँ पर, तो वर्तमान कालिक यहाँ पर दिया गया है। काल आप सभी कर चुके हैं, वर्तमान काल हमने कर लिया है। वर्तमान काल जब हमने कर लिया है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिखते हैं
वह खाना खाता है। अब वह क्रिया जो कर रहा है, कृदंत जो क्रिया है, वर्तमान कालिक, वर्तमान काल में कर रहा है, वह खाना खाता है, डेली खाता है खाना, वो खाएगा, वो क्रिया वो रोज करता है। ठीक है, वर्तमान काल में काम चलता रहता है, तो यह है वर्तमान काल। भूतकालिक जो काम हो गया, उसने खाना खाया, खा लिया है, एक टाइम की बात कर रहा है, उसने खाना खाया। अब यहां पर क्या है, उसने खाना खाया मतलब कि खा गया खाना, भूतकाल हो चुका है, समय बीत चुका है। अब है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक में बात करेंगे दो क्रियाओं की। कैसे? मैं नहाकर खेलूंगा। ठीक है, मैं नहाकर खेलूंगा मतलब पहले पूर्वकालिक, पूर्व जब इस काल में जो क्रिया करूंगा, ये पहला काल है, ये दूसरा काल है। पहले नहाऊंगा, प्रथम काल के अंदर नहाऊंगा, पहली क्रिया क्या करूंगा, नहाऊंगा, दूसरी क्रिया क्या करूंगा, खेलूंगा। ठीक है, तो ऐसा कोई वाक्य जिसके अंदर दो क्रियाएं हमें मिल रही है कि मैं नहाकर मंदिर जाऊंगा, ठीक है, पिताजी दफ्तर जाकर डॉक्टर के पास जाएंगे, इस तरह की जब आपको दिखाई दे, उसमें जो पहली क्रिया जो होगी उसको पूर्वकालिक कहेंगे, यह दूसरी क्रिया है। ठीक है, तो दो क्रियाएं आपको एक वाक्य के अंदर दिख रही हैं, नहाकर खेलूंगा, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, या नहाकर खाऊंगा, खेलूंगा, जिस प्रकार की भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो ये थी कृदंत के जो तीन रूप, वर्तमानकालिक, भूतकालिक और पूर्वकालिक। ये आप सभी के सामने जो इसके उदाहरण है, जो वाक्य हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। अब बात कर लेते हैं जो इसका अंतिम रूप है, जो अन्य क्रियाएं जो हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपका जो पूरा जो पाठ है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो जो हमारा डाउट सेशन चलेगा उसके अंदर आपको मैं करवा दूंगा। अन्य क्रियाएं, अपूर्ण क्रियाएं। अपूर्ण क्रिया में क्या होता है, आपको एक डैश दे दिया जाता है, मैं डैश पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार से आपको पूरा करना होगा, मैं पाठ पढ़ा रहा हूं। तो इसको अपूर्ण हम कह सकते हैं, जिसमें जो क्रिया है जो एक अधूरी रह जाती है, हम उसके अंदर जो उसका जो भी वाक्य जो रहा है रिक्त स्थान में उसको हम भर देते हैं, और इसको हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। बहुत आसान है, आप तो करते आ रहे हैं इस चीज़ को बहुत पहले से। द्वितीय क्रिया की यदि बात कर दें, जिसमें दो क्रियाएं एक साथ मिलेंगी, जैसे कह दें बच्चा रोते रोते सो गया, वह खाते खाते गिर गया, मैं चलते चलते थक गया। तो इस प्रकार के जब दो जो क्रियाएं हैं, जैसे मैंने लिखा, मैं चलते चलते, जब दो क्रियाएं एक साथ मिलेंगी द्वितीय क्रिया कहलाएंगी। और जब आपके पास में इस तरह के दो जो सेम क्रियाएं आपको जब दिखाई देंगी, उसी को द्वितीय क्रिया कहेंगे। ये पूछा भी जा सकता है आपसे, किस क्रिया को जो है इसका नामकरण कीजिए आप, ये कौन सी क्रिया है, आपने इसको बताना है। ठीक है, तो ये था आपका क्रिया का जो पूरा पाठ, जिसमें कर्म के आधार पर बात की थी, अकर्मक और सकर्मक की। अकर्मक में कर्म जो है उस पर फल नहीं पड़ेगा क्रिया का, और जो आपके पास में सकर्मक है उसमें हमारे पास में कर्म पर फल पड़ेगा। दो प्रकार की ये होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। और उसके बाद में संरचना पर आधारित हमारे पास में आगे संयुक्त में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वह मुख्य जो क्रिया है उसके साथ रहेगी। नाम धातु में आपको बता चुका हूँ, जिस प्रकार बात से हमने बतियाना बताया, हाथ से हथियाना बताया। प्रेरणार्थक क्रिया बता चुका हूँ, दो तरह की है जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है। बाहरी प्रेरणा को द्वितीय जो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, और आंतरिक जो प्रेरणा है उसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। कृदंत की यदि बात कर लें, कृदंत में वर्तमानकालिक, भूतकालिक और पूर्वकालिक क्रिया पर हमने बात की है। और अंत में हमने अपूर्ण क्रिया पर बात की थी, जिसमें केवल हम रिक्त स्थान को भरते हैं। और द्वितीय क्रिया में आप सभी के सामने जिस प्रकार रोते रोते लिखा गया है, केवल इसी प्रकार के आपको कुछ क्रियाएं दिखाई देंगी, जो एक ही शब्द की आवर्ती आपको दो बार दिखाई देगी। तो ये था आपका क्रिया पाठ, और आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का जो डाउट है या कोई समस्या इस पाठ को लेकर आपको आती है, तो जब हमारा डाउट सेशन लगेगा तब हम इस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।